नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एक बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और वो मामला इंदौर और मेघालय के बीच का है। आप सबको पता है, मतलब इंदौर से लेकर मेघालय तक उस मामले की साजिश और कहानी वो कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। आज मैं आपको इस केस से जुड़े अपडेट के बारे में तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन साथ ही दो ऐसी क्राइम की और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप ये सोचने लगेंगे कि क्या ये कहानियाँ सोनम वाली जो मिस्ट्री है, राजा रघुवंशी के कत्ल वाली जो मिस्ट्री है, क्या उससे किसी भी लेवल पे कम है क्या? ये भी आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। तो वो दोनों कहानियाँ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में जो एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी कल एक एक करके दो वीडियोज़ सामने आए थे, और उन वीडियोज़ में एक में सोनम और राजा ये दोनों मेघालय की उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे थे, और एक यूट्यूबर ने रैंडमली जब वीडियो शूट किया था तो ये दोनों कैद हो गए थे। इसके बाद उन 3 कातिलों का वीडियो भी उसी यूट्यूबर के कैमरे में, गोप्रो में कैद हुआ था, और कातिलों का वीडियो भी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के वीडियो के बाद सामने आया। लेकिन वो जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो को देखकर ये अब समझ में आ रहा है कि कत्ल की प्लानिंग जो है वो जाहिर है पहले से तो तय थी ही। जब ये चढ़ाई कर रहे थे पहाड़ के ऊपर राजा रघुवंशी का कत्ल करने के लिए, उस समय भी इनके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी, और ये जो कातिल है वो कैमरे की नज़र से बचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि तभी जुर्म कारित नहीं हुआ था, अपराध कारित नहीं हुआ था। जो पहला कातिल है जिस पर इल्ज़ाम है, वो जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था तो यूट्यूबर के कैमरे में उसकी तस्वीरें साफ साफ कैद हो गई, क्योंकि उसके सामने सडनली वो यूट्यूबर का कैमरा आया और उसके पास कहीं भागने या अपना मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जो दूसरा है, उसका एसोसिएट, वो बिल्कुल इस पहले वाले आरोपी कातिल के ओट में छिप गया। और जो तीसरा वाला है, उसने तो हद ही कर दी। उसने हद ये कर दी कि उसने सिर ऐसा नीचे झुकाया कि तब तक वो नीचे झुका रहा जब तक कि वो इस यूट्यूबर के कैमरे के रेंज से बाहर ना निकल जाए। और ये वीडियो अब जब सामने आया है तब समझ में आ रहा है कि ऐसा करने के पीछे की वजह क्या रही होगी। तकरीबन इस वीडियो को जितने बजे शूट किया गया, उससे तकरीबन 3-3.5 घंटे बाद राजा रघुवंशी की हत्या हुई। लेकिन 3-3.5 घंटे पहले ये कातिल जो है बहुत ज़्यादा एहतियात लेकर चल रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि किसी भी कैमरे में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट में उनका कोई भी सबूत न छूटे। यही वजह है कि रैंडमली जब किसी यूट्यूबर के कैमरे में भी उनका चेहरा आ रहा था तो वो उससे छुपने या बचने की कोशिश कर रहे थे। उस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये फैक्ट ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन आइए, चलिए, मैंने जैसा कहा था कि मैं आपको 2 अलग अलग क्राइम की स्टोरीज़ आज बताऊँगा, तो उसकी शुरुआत करते हैं। ये वाक़या है पंजाब के बठिंडा का। बठिंडा में 10 जून की सुबह को वहाँ एक हॉस्पिटल है, आदेश हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल की पार्किंग में एक हुंडई इयोन कार खड़ी हुई मिलती है, और ये कार काफ़ी देर से खड़ी थी। कहा जाए तो एक रोज़ पहले से, यानी 9 तारीख से ही खड़ी थी। और उस कार के इर्द गिर्द फाउल स्मेल लोग महसूस कर रहे थे, बदबू आ रही थी। लेकिन चूंकि कार का विंडशील्ड जो है वो डार्क था, तो इसलिए कार के अंदर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब देर तक ये कार वहाँ खड़ी रही और बदबू से लोगों को थोड़ा सा अनईजी फील होने लगा, तो लोगों ने फिर फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, कार का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कार में एक बॉडी है, डेड बॉडी। ये एक लड़की की लाश थी। पुलिस ने उस हुंडई इयोन कार को भी बरामद किया और उस लाश को भी रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस भीषण गर्मी में अगर कई घंटे तक कार रखी रहे और कार के अंदर किसी की बॉडी पड़ी हुई हो, वो भी खुली धूप के नीचे, तो आप समझिए कि उस बॉडी की हालत क्या हुई होगी। कुछ ही घंटों में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, और इसी के साथ उस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश शुरू हुई। कार के नंबर के ज़रिए पुलिस जांच कर रही थी, और साथ ही जिस जगह पर वो कार पार्क हुई थी उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे की रेंज में वो जगह थी, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को भी एग्जामिन करना शुरू किया। एक साथ कई दिशाओं से इस मामले की छानबीन शुरू हुई। तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को जब गौर से देखा तो पुलिस ने देखा कि उस कार को एक सिख नौजवान पार्किंग में पार्क करके चला गया, रख के चला गया, और ये कई घंटे पुरानी बात है। और कार का जो नंबर था
उस नंबर के ज़रिए पुलिस ने कार की ओनर का पता लगाया। जिस लड़की की लाश कार के अंदर मिली थी वो कार उसी लड़की की थी, यानी उसी की हत्या उसी की कार के अंदर हुई थी। और उस लड़की की पहचान बहुत जल्द सामने आई। उसका नाम है कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी। ये लड़की जो है वो पूरे पंजाब में, और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब के बाहर यहाँ तक कि विदेशों में भी काफ़ी फेमस थी। और उसके वीडियोस और इंस्टा रील्स पर लोग मरते थे। वो इसलिए कि ये लड़की जो है थोड़ा बोल्ड कंटेंट बनाया करती थी और इसके साथ ही कुछ डबल मीनिंग वाले वीडियोस भी जो है वो पोस्ट किया करती थी, शेयर किया करती थी। आपको पता है आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रचलित हैं और लोग काफ़ी चाव से देखते हैं। तो कमल कौर भाभी के वो बोल्ड कंटेंट वाले वीडियोस भी जो है लोग काफ़ी चाव से देखा करते थे। अब कमल कौर भाभी की हत्या हो चुकी थी। एक ऐसी लड़की जिसके इंस्टाग्राम में 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था इस मामले को सॉल्व करना। हालांकि इनिशियल इनपुट या इनिशियल क्लूज़ इस मामले में पुलिस को बहुत जल्दी मिल गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ी के नंबर से लड़की की पहचान हो गई, सीसीटीवी कैमरे से एक सरदार नौजवान की पहचान हुई। तो इसके बाद अब पुलिस को इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ानी थी। तो पुलिस ने जब कमल कौर के घर वालों से बातचीत की, कमल कौर बेसिकली लुधियाना की रहने वाली थी और ये कार में लाश उसकी मिली थी बठिंडा में। जब लुधियाना में उसके घर वालों से पुलिस ने बातचीत की तो घर वालों ने यह बताया कि एक शख्स जिसका नाम अमृतपाल सिंह मेहरों है वो कमल कौर भाभी को लुधियाना से ड्राइव करके अपने साथ लेकर गया था और ये कहते हुए लेकर गया था कि किसी प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन के लिए कमल कौर भाभी का अपीयरेंस उन्हें चाहिए। कमल ने ये बात अपने घर में भी बताई थी और सबको जानकारी देकर वो अमृतपाल सिंह मेहरों के साथ बठिंडा गई थी। लेकिन इसके बाद कमल का मोबाइल फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल हो गया। घर वाले काफ़ी परेशान हुए, ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो ढूंढ पाते उधर कमल कौर की लाश मिल गई और पुलिस ने फिर घर वालों से कांटेक्ट किया। तो घर वालों के ऊपर तो आसमान टूट पड़ने वाली बात हुई। घर वाले फ़ौरन बठिंडा पहुंचे, बेटी की लाश की पहचान भी की। अब पुलिस अमृतपाल सिंह मेहरों के बारे में भी जान चुकी थी, उसके बारे में पता करने लगी और साथ ही जो सिख नौजवान उस कार को पार्किंग में पार्क करके गया था, पुलिस उसकी भी पहचान पता करने लगी। पता चला कि ये अमृतपाल सिंह मेहरों नाम का जो आदमी है ये एक हार्डलाइनर है, यानी जिसकी सोच जो है थोड़े दूसरे किस्म की है और वो एक निहंग सिख है। इसके साथ जो एक शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था उस शख्स की भी पहचान हुई और साथ ही एक और लड़के की भी पहचान हुई जो इस पूरी साजिश में शामिल था। इन 2 लड़कों के नाम हैं जसप्रीत सिंह और निमरनजीत सिंह और एक अमृतपाल सिंह मेहरों। इसकी तो पहचान हो ही चुकी थी। पुलिस ने अमृतपाल सिंह मेहरों के ठिकाने पर दबिश दी लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, वो घर से गायब था। जसप्रीत सिंह और निमरनजीत सिंह को पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जब गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की तो उनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश था नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ उनकी तस्वीरें कैद हो चुकी थी, चेहरा दिख रहा था। एक कैमरे में तो खैर एक ही नौजवान कैद हुआ था लेकिन बाकी कैमरों में दूसरा नौजवान भी दिख रहा था। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वो एक एक करके खुलती चली गई और इन 3 लोगों के नाम सामने आ गए। अमृतपाल सिंह मेहरों का जब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया और उसके बाकी के जो 2 साथी हैं उनको जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि अमृतपाल सिंह तो जिस दिन ये हत्या हुई थी यानी 9 जून को, जिस दिन कमल कौर भाभी को उसके घर से धोखे से अगवा किया गया था, उसी दिन वो अमृतसर से फ्लाइट लेकर भारत से बाहर चला गया। यानी जो मास्टरमाइंड था या प्राइम सस्पेक्ट था वो फिलहाल पंजाब तो छोड़िए भारत की एजेंसीज़ के अख्तियार से जद से भी बाहर जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी पुलिस जो है वो इनिशिएट कर रही है और फॉरेन में जिस भी कंट्री में वो छुपा हुआ होगा उसको वहाँ से एक्स्ट्राडिट करके प्रत्यर्पण के ज़रिए यहाँ पर लाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जसप्रीत सिंह और निमरनजीत सिंह, इनसे अब पुलिस ने ये पूछा कि भाई इस लड़की का कत्ल आप लोगों ने किया, उसकी वजह क्या थी। तो ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये भी जो है वो निहंग सिख हैं और इनकी सोच भी जो है थोड़ी कट्टरपंथी वाली है
और इन्होंने पुलिस से जो बातचीत की, पुलिस के सामने अपना जो कबूलनामा दिया, उस सोच में इन्होंने, उस बातचीत में इन्होंने अपने उस सोच की झलक दिखाई। इनका ये कहना था कि वो काफ़ी समय से कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी को ये समझा रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि वो इस तरह के बोल्ड कंटेंट न बनाया करें, और जिस तरह से उसने अपना नाम कमल कौर रख लिया है, ध्यान दीजिएगा कौर, इस शब्द पर जो है उन्हें ऐतराज़ था, उसकी वजह से पूरे समाज की बदनामी हो रही है, पंथ की बदनामी हो रही है। तो इसलिए वो कमल कौर भाभी से जो है वो नफ़रत करते थे, क्योंकि वो उसको समझाकर थक चुके थे, लेकिन वो जो है रुक नहीं रही थी और डबल मीनिंग वाले कंटेंट जो है लगातार बना रही थी। कमल कौर भाभी के हैंडल से उन्हें पोस्ट भी कर रही थी। ये बात इनको नागवार गुजर रही थी, और इसी के लिए तकरीबन 3 महीने पहले अमृतपाल सिंह मेहरो ने इस कत्ल की साजिश रची, और इसके बाद जसप्रीत सिंह और निमरंजीत सिंह नाम के 2 और निहंग साथियों को अपने साथ जोड़ा, और इन लोगों ने फिर कमल कौर को अगवा किया और अगवा करके उसका गला घूंटकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि लाश कहाँ छोड़े, कहाँ फेंके। पहले तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेन रोड पर ही कार पार्क कर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर उनको लगा कि अगर मेन रोड पर कार पार्क कर देंगे तो हो सकता है कि पुलिस वाले फ़ौरन डेड बॉडी देखकर रिएक्ट करें और हमें भागने का भी मौका ना मिले, हम गिरफ्तार हो जाए। इसलिए उन लोगों ने उस कार को एक हॉस्पिटल की पार्किंग में रखा लाश के साथ, और फिर वहाँ से फरार हुए। लेकिन इतना करने के बावजूद जो विदेश भागना था वो तो विदेश भाग चुका, लेकिन बाकी के 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बोल्ड और डबल मीनिंग वाले कंटेंट बनाती थी, वो जो कंटेंट था वो उसकी मौत की वजह बन गई। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। देखा जाए तो कमल कौर भाभी का इनके पर्सनल लाइफ में कोई लेना देना नहीं था, कोई दखल अंदाजी वाली बात नहीं थी। कहाँ वो निहंग सिख और कहाँ कमल कौर भाभी, दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग, लेकिन सिर्फ नाम में वो जो कमल कौर वर्ड जुड़ा हुआ था ना, उस वर्ड की वजह से ये लोग उससे इतने नाराज़ थे कि उसका कत्ल कर दिया। इस घटना पर बॉलीवुड के जो सिंगर हैं मिका सिंह, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है जिस तरह से हत्या हुई है। क्या ऐसे हत्या करने वाले लोगों पर कोई भी पंथ या कोई भी समाज गर्व कर सकता है क्या? उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो खैर कुल मिलाकर ये एक संवेदनशील मामला ज़रूर है, लेकिन जो हत्या की वजह सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है। अब दूसरी घटना ये है कि हरियाणा के पानीपत में एक लड़की जो मॉडल और हरियाणवी म्यूज़िक की एक्ट्रेस है, म्यूज़िक वीडियोस में अपीयर होती है, वो एकाएक एक रात को गायब हो गई। इस लड़की का नाम है शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी। काफ़ी जाना पहचाना नाम है, हरियाणा में लोग पहचानते हैं, म्यूज़िक वीडियोस में अक्सर दिखती हैं। तो शीतल जब गायब हुई, ऐसा नहीं कि बिना बताए या बिना किसी जानकारी के गायब हुई। शीतल एक स्टूडियो में शूट कर रही थी और उसे मिलने के लिए, उसे लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड सुनील उसके पास आया था। ये 14 जून की तारीख थी, 14 जून के रात की ये बात है। शीतल के पास जब उसका बॉयफ्रेंड आया सुनील, तो उसके बाद शीतल के साथ सुनील की कार में ही जो है किसी बात पर कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो शीतल ने अपनी बहन को फ़ोन किया और फ़ोन करके वीडियो कॉल पर बताया कि देखो ये मेरे साथ सुनील जो है वो लड़ाई कर रहा है, मुझसे मारपीट कर रहा है। लेकिन इसके बाद किसी तरह से वो जो व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉल हुआ था वो कॉल एंड हुआ, ख़त्म हुआ, और इसके थोड़ी देर बाद रात को ही शीतल का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। अब उसकी बहन परेशान हो गई। ऐसा नहीं है कि सुनील के बारे में बहन नहीं जानती थी। जो बॉयफ्रेंड है सुनील, उसके बारे में शीतल की बहन को भी पता था, तो थोड़ा एप्रीहेंसिव वो ज़रूर थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इस मामले का अंजाम इतना ख़तरनाक हो सकता है। हुआ ये कि शीतल का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब शीतल की बहन जो है रात को जब वो नहीं लौटी तो बेचैन हो गई। फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पानीपत पुलिस को, रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो जो लास्ट लोकेशन थी जहाँ पर ये शीतल और उसका बॉयफ्रेंड थे, उस लोकेशन पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने छानबीन की। तो ये बेसिकली पानीपत से बहने वाली एक जो नहर है, उस नहर के किनारे का एरिया था। और जब यहाँ पर पुलिस पहुँची तो पुलिस ने ये देखा कि एक कार जो है वो नहर में सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है।
पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ये कार जो है सुनील नाम के उस आदमी की ही है। अब पुलिस को भी और सुनील और शीतल दोनों को जानने वाले लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार जो है वो एक्सीडेंटली नहर के अंदर समा गई और उसमें कार में बैठे जो दो लोग थे लास्ट टाइम में, सुनील और शीतल, इन दोनों की मौत या कोई एक्सीडेंट वाली बात तो नहीं है। लोगों को ये डर लगने लगा। पानीपत पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की जहां पर यह कार डूबी थी तो पता चला कि कार में एक आदमी था जिसको चोट लगी है और ये कार नहर में गिर गई थी और उस आदमी को फिलहाल पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को हॉस्पिटल की जानकारी मिली, पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उस कार का मालिक और शीतल का बॉयफ्रेंड सुनील था। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि हाँ, कल रात हम लोग साथ थे ज़रूर, लेकिन एक्सीडेंटली नशे में कार जो है वो पानी में चली गई और किसी तरह से मुझे लोगों ने रेस्क्यू किया और मैं अभी तो हॉस्पिटल में हूँ और मैं बहुत वरीड हूँ कि शीतल कहाँ है और मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह की झूठी कहानी उसने पुलिस को बताई। लेकिन अभी पानीपत की पुलिस इस मामले के बारे में पता कर ही रही थी, तब तक सोनीपत पुलिस के साथ पानीपत पुलिस की बात हुई। दोनों पड़ोस के ज़िले हैं, आप सबको पता है, नाम आप सब जानते ही हैं। सोनीपत में उसी नहर में एक लड़की की लाश मिली थी और जब लाश मिली तो सोनीपत पुलिस ने उसको रिकवर किया और लाश पर कई सारे मार्क्स ऐसे थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिससे उस लड़की की पहचान क्लियर हो गई। उस लड़की की बाजू पर कई टैटू बने हुए थे और सीने पर एक टैटू बना हुआ था, जिससे पता चला कि ये लड़की जो है शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी ही है, यानी वही मॉडल, वही हरियाणवी डांसर जो 14 जून की रात को गायब हुई थी। लेकिन लाश के साथ एक ख़तरनाक बात ये थी कि ये मामला जो है डूबने का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लाश पर जो है चाकुओं के निशान थे, खासकर गला काटे जाने के निशान थे। अब ये मामला क्लियर हो गया कि शीतल उर्फ सिम्मी का कत्ल हुआ है। इसी तरह पुलिस जो कार रिकवर कर चुकी थी, जब पुलिस ने उसको बारीकी से मुआयना किया तो उसमें खून के धब्बे मिले। कई लोग ये सोच सकते हैं कि नहर के पानी में डूबी हुई कार जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो खून के धब्बे तो मिट जाएंगे, धुल जाएंगे, कैसे मिल गए? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि खून के धब्बे ऐसे होते हैं ना जो आसानी से नहीं मिटते। उसका ऊपर का हिस्सा या कुछ पोर्शन भले धुल जाए, लेकिन फिर भी खून के धब्बे जो है, उसके रेमनेंट्स, उसके कुछ निशान बाकी रह जाते हैं। और कार की सीट तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें छोटे छोटे पोर बने हुए होते हैं, माने होल्स होते हैं। तो उन होल्स में जब खून डिपॉजिट होता है और एब्जॉर्ब होता है तो फिर वो आसानी से जो है वो मिटते नहीं हैं। तो पानी से निकाले जाने के बावजूद उसमें खून के धब्बे पुलिस को मिल रहे थे। उधर लाश बरामद हुई थी, उसमें हथियार के निशान थे। पुलिस ने इस रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद सुनील से सख्ती से पूछताछ की और इस बार जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पूरी कहानी तकरीबन साफ हो चुकी थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही हत्या की। अब सवाल है कि मोटिव क्या था, क्यों हत्या की? तो जवाब ये मिला कि वो इस लड़की के साथ तकरीबन 4 सालों से रिलेशनशिप में था और चूंकि ये बंदा शादीशुदा था तो जब शीतल को और सिम्मी चौधरी को जब उसके इस रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में पता चला कि वो हैप्पीली मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं, तो फिर शीतल ने उससे दूरी बनाने की शुरुआत कर दी। अब शीतल की ज़िंदगी में एक और लड़के की एंट्री हो चुकी थी जो शीतल को फ़ोन किया करता था और इसी लड़के को लेकर शीतल और सुनील में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। इस रोज़ जब 14 जून को सुनील ने शीतल को पिक किया था इत्तेफाक से, उस वक्त भी एक फ़ोन उस लड़के का आया और जो फ़ोन आया उसको लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। शायद ये सुनील पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था, इसी वजह से उसके पास वो चाकू भी था। उस हथियार से उसने शीतल पर रात के अंधेरे में नहर के किनारे वार किया और फिर उसकी लाश को नहर के पानी में फेंक दिया और कुछ दूर जाकर उसने अपनी कार जो है वो नहर के पानी में डाल दी और किसी तरह से खुद को नहर के पानी से बाहर निकला हुआ बताया और लोगों से मदद मांगी, हॉस्पिटल पहुंचा, ड्रामा किया कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो फंस गया, मुझे बचा लो। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो सारी कहानी साफ हो गई। तो पानीपत और सोनीपत ज़िले की पुलिस ने मिलकर इस केस को सॉल्व कर दिया। अब ये जो कहानी है, ये दोनों कहानी, इन दोनों कहानियों में जिस तरह से एक एक किरदार या एक एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर्स की जान ली, उसमें देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी रंजिश वाली बात समझ में नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद ये लोग हत्या करने से बाज नहीं आते और ये जानते हुए भी बाज नहीं आते कि वो पकड़े ज़रूर जाएंगे,
ये लोग अपनी तरफ से दिमाग लगाते हैं कि कभी नहीं पकड़े जाएंगे, कोई कार पानी में डाल दे रहा है, कोई कार में लाश रखकर कहीं फेंक कर चला जा रहा है, ये सोच कर कि कभी नहीं पकड़ में आएंगे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब जुर्म होता है तो उसके कुछ न कुछ निशान बाकी रह जाते हैं। तो सोनम और राजा रघुवंशी का जो मामला है वो यकीनन एक यूनिक केस है, लेकिन ये केसेस भी अपने आप में, ये सारे केस स्टडीज़ अपने आप में बहुत ही शॉकिंग हैं, बहुत ही यूनिक हैं। मुझे लगा कि दो ऐसे किरदार जिनको सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते हैं, जिनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, और ठीक है वो मतलब एक मामले में तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बनाती होंगी, लेकिन उस वजह से किसी का कत्ल कर दिया जाए, ये बात जो है वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। तो इसीलिए उस घटना को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। आपका इन दोनों घटनाक्रम पर जिस तरह से कातिलों ने अपनी बदनीयती का परिचय दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपका थॉट क्या कहता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बोइंग हादसे में अब एक नई बात सामने आई है। बेसिकली वो बात पुरानी है, लेकिन उस बात को अब नए सिरे से इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि एक इंजीनियर का कबूलनामा है, और जिस इंजीनियर का कबूलनामा है वो इंजीनियर जो है कभी बोइंग में ही काम किया करता था। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और बाद में उसकी रहस्यमयी मौत हुई। तो उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मनस्वी ने कमेंट किया है और इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया है। तो खैर ये कमेंट तो मैं आराम से पढ़ के तभी इसका कोई जवाब दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मनस्वी ने कमेंट किया है, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक से ज़्यादा कमेंट किए हैं। इसके अलावा माला सुंदर का कमेंट है, इमोजी उन्होंने भेजी है। जीनत शाहीन का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। अब पता नहीं वो ये किस आधार पर कह रही हैं, लेकिन कह रही हैं, बस आज़ादी तो है बोलने की। और उन्होंने कहा है कि इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। ठीक है जीनत शाहीन जी, चर्चा करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ही लिखकर बताइए कि सरकार की साजिश कैसे है। कुछ हिंट तो दीजिए, बात तो समझ में आए कि सरकार ने कैसे साजिश रची और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या हो सकता है, ये भी बताइए। नागेश जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हुआ होगा, और तो उनका ये कहना है कि किसी ने जानबूझकर इस तरह का सिचुएशन जो है, इस तरह का क्राइसिस उस प्लेन में क्रिएट किया जिससे इस तरह की घटना हुई। तो एनीवे, मोहम्मद फरीद खान का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इनका ये कहना है कि एयर इंडिया को अवॉइड करना चाहिए या फिर बॉयकॉट कर देना चाहिए। इसके अलावा कपिल पठान का भी कमेंट है और इनका ये कहना है कि पायलट जो है वो रिटायर होने वाले थे और उनका जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मिस्टर सभरवाल, तो उन पर जो है वो सवाल उठाना जो है वो समझ में नहीं आता है। दोनों इंजन जिस तरह से अचानक बंद हो गए और जिस तरह से बोइंग के इंजीनियर की मौत हुई थी जिसका जिक्र मैंने किया, वो सारी चीज़ें कुछ फाउल प्ले की तरफ इशारा करती हैं। हरीलाल यादव ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कुछ एक आईडीज़ है जिनसे नाम पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। रामकृष्ण मिश्रा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और शॉकिंग स्टॉक निफ्टी के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट तो किया है, लेकिन इन्होंने समहाउ शम सर से मुझे कंपेयर कर दिया है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो जो आपने कंपेयर किया है, मेरे हिसाब से मैं उस हिस्से को अलग करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए शम सर का अपना अलग कद है। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद आती है, ये मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन ठीक है, मतलब किसी से किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। मतलब मैं तो जाहिर सी बात है शम सर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। और स्टॉक निफ्टी है, मतलब ये शेयर ट्रेडर हैं, ऐसा लगता है मुझे इनकी आईडी से। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सुधीर सक्सेना जी ने भी कमेंट किया है और बहुत धन्यवाद आपका भी। शकील खान का भी कमेंट है और इसके अलावा स्नेहा त्रिपाठी, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण कुमार जी का भी कमेंट है। आज चूँकि एक तो मैंने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाले मामले का भी थोड़ा जिक्र किया, फिर दो स्टोरीज़ आपको बताई, अब कुछ नाम और कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो आज यहीं पर मैं अंत करना चाहूँगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज जो दोनों कहानियाँ मैंने आप लोगों को सुनाई हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट क्या है, प्लीज़ हमें लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट्स और नाम जो है उनका मैं फिर से अपने नए
पेशकश में कल जब मैं हाजिर हूँगा तो उसमें जिक्र करूँगा और आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।